हेलो बच्चों, कैसे हो? फाइन। आज हमें जो एटम्स चैप्टर हमने किया उसके सभी हमें इक्वेशंस लर्न करने हैं। अगर हम स्टार्ट करें चैप्टर तो द फर्स्ट टॉपिक रिलेटेड विद द थॉमसन एटॉमिक मॉडल। याद करो कि थॉमसन ने क्या बोला था रिलेटेड विद इट्स on atomic model. According to the suggestion of Thomson, J.J. Thomson, the positive charge is uniformly distributed all over the atom and electrons are randomly distributed. And he has compared its model with watermelon. That's why it was called as a plum pudding model also, जिसको बोलेंगे हम प्लम पडिंग मॉडल। और लेटर ऑन ऐसा भी प्रूव हुआ कि वो जो मॉडल है वो पूरा रॉन्ग है, एंड दैट वाज प्रूव्ड बाय रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड हैज प्रूव्ड दैट कि व्हाटएवर द मॉडल एक्सप्लेन्ड बाय द जे.जे. थॉमसन इज टोटली रॉन्ग। और उसने प्रूव किया यूजिंग स्कैटरिंग ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स। Whenever he bombarded, Rutherford bombarded alpha particles on the gold foil, he proved that most of the alpha particles, मतलब result of the experiment, most of the alpha particles pass through the gold foil, means pass through the atoms, and the few alpha particles are scattered in different direction, and only some of the alpha particles are rebounds back. तब प्रूफ हुआ कि most of the portion of the atom is hollow. The positive charge is concentrated in small region called nucleus, and electrons are revolving around the nucleus. Then at present we know the structure of atom according to the Rutherford। ये हम बोलते हैं कि this is the atom, then positive charge is concentrated in small region of the atom which is called nucleus, where total mass of the atom is assumed to be concentrated, जिसका हम चार्ज बोल सकते हैं Ze, and electrons are revolving around this। तो यहाँ पर जो भी ऐसा एटम, मतलब जो फॉइल लिए हमने बोला कि गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर याद करो, दैट इज 79, क्योंकि उससे रिलेटेड उसने मतलब दो साइंटिस्ट और गाइगर मास्टर ने एक्सपेरिमेंट किए हैं। दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, कि जो रुदरफोर्ड ने किया उसी को उसने आगे लिया। तब उसमें जो भी हम बोलेंगे कि उससे रिलेटेड उसका सोर्स, तो सोर्स ऑफ बिस्मथ, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, सोर्स ऑफ बिस्मथ 83214, इट्स एनर्जी इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड द थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल इज 2.1 × 10⁻⁷ मीटर। ये जो भी है वो एमसीक्यूज के लिए लर्न करके रखो कि सोर्स कौन सा लिया, उसकी एनर्जी कितनी थी और थिकनेस ऑफ द गोल्ड फॉइल क्या है। अब यहाँ से अगर हम आगे कर दे तो एक और उसका ऐसे ग्राफ आता है कि नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर्सेस स्कैटरिंग एंगल। यहाँ पर बोलेंगे नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर्सेस स्कैटरिंग एंगल का जो ग्राफ है कुछ हमें ऐसा मिलता है, मतलब जो भी स्मॉलर एंगल पर हमें मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स मिलते हैं, और जैसे इंक्रीज हो जाएंगे देन नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल डिक्रीजेस। ये था एज रिजल्ट ऑफ गाइगर मास्टर एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ से अगर आप आगे कर दे तो एक यहाँ पर जो भी ऐसे अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड होते हैं, तो दिस
scattering due to the Coulombian repulsive force exerted between alpha particle and charge of the nucleus. Then we know that alpha particle is positively charged particle which possess 2 protons and 2 neutrons. और इसीलिए अगर हमें इसका कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला करना है then it is 1/4 pi epsilon naught q1 मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e 2 protons and q2 for nucleus ze and distance between them मतलब r square. एक और हमने यहाँ पर किया था ऐसे इम्पैक्ट पैरामीटर denoted as B. The impact parameter is the perpendicular distance between velocity vector of the alpha particle and central line of the nucleus. It's called impact parameter. और impact parameter and scattering angle दोनों inversely proportional भी है. मतलब ऐसा बोलेंगे कि B is inversely proportional to theta, otherwise theta is inversely proportional to B. तब यहाँ पर बोल देंगे कि for B is equal to 0, the scattering angle is 180 degree, जो ऐसे रिबाउंस होता है अल्फा पार्टिकल. तो जितने डिस्टेंस से वो रिबाउंस होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिनोटेड एज r0 और उसके लिए हम बोल देंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी. फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वी कैन से द गिवन काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. तो जिस डिस्टेंस पे वो ऐसे रुकेगा और रिबाउंस होगा उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. अब जो हमने बोला कि रुदरफोर्ड has successfully explained atomic model but he was failed to explain stability of the atom. रुदरफोर्ड जो है वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो स्टेबिलिटी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसका भी अगर हम शॉर्ट में उसको रिवाइज कर दें then according to the classical physics कि whatever the electrons are revolving around the nucleus in a particular orbit, मतलब for each and every position charge particle changes direction. अब अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो हम बोलते हैं it's perform accelerated motion. Then classical physics suggests that electrons performing accelerated motion and accelerated charge particle always emit energy. वो भी प्रूफ हो चुका है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ऑलवेज एमिट एनर्जी. मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा रिवॉल्व करेगा तो एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी. अगर वो एनर्जी एमिट करेगा तब उसकी जो भी रेडियस है मतलब पाथ है वो सर्कुलर नहीं रहेगा, उसकी रेडियस डिक्रीज होती जाएगी. कंटिन्यूअसली इट्स एमिट्स एनर्जी then continuous its radius decreases और वो न्यूक्लियस से थोड़ा नियरर आएगा. मतलब पाथ जो है वो कुछ सर्कुलर की जगह पर कुछ ऐसा मिलेगा. और एट लास्ट द इलेक्ट्रॉन इज टर्मिनेटेड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस. मतलब जो एटम है वो कभी स्टेबल नहीं रहेगा. जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐसे टर्मिनेट हो गया मतलब एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया. पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया. न्यूट्रल हुआ मतलब उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया. तो एटम वहाँ से ऐसे डिसअपियर हो जाएगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा. लेकिन जो भी हमारे पास एलिमेंट है, मेटल है, चलो ये कोई भी हमारे चॉपस्टिक, ऐसे कोई पेन हमारी, तो वो जो आप देखेंगे और ऐसे बहुत टाइम के बाद देखोगे तो भी उसका स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहेगा. मतलब एटम है वो स्टेबल है. बट रुदरफोर्ड वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों स्टेबल है.
That's why he was failed to explain stability of atom. स्टेबिलिटी जो भी एक्सप्लेन की है वो नील बोल, लेकिन वो करे उससे पहले एक हम ऐसे बहुत सारी जो भी सीरीज है वो हमें आज रिवाइज करनी है पहले। तो सीरीज का नाम तो हमें पता ही है कि सीक्वेंस में याद करो, लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट एंड फंड। उसके कॉमन इक्वेशन बता दूं मैं, then 1/λ is equal to r 1/m² minus 1/n²। यहाँ पर r जो तो r की इक्वेशन भी यहाँ पर एक याद करो, इट इज e⁴m/8 ε² CH3। अगर वो यहाँ पे रख दे तो हमें जो c है उसको यहाँ पर ले जाए तो हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल सकती है। अब यहाँ पर m जो है वो इंडिकेट करेगा सीरीज और n जो है वो इंडिकेट करेगा लाइन। मतलब अगर हमें ऐसा लाइमन सीरीज चाहिए तो बोलेंगे 1, बामर चाहिए तो बोलेंगे 2, ऐसे पास्चर 3, ब्रैकेट 4 एंड फंड 5। और उसी में अगर हमें लाइन करनी है फर्स्ट लाइन तो ये जो होगा उसका नेक्स्ट नंबर से ऑलवेज यहाँ पर n ग्रेटर देन m होगा, ऑलवेज फॉर द एमिशन। तो n ग्रेटर देन m मतलब यहाँ पर 1 करें तो अगर 2 से चालू करेंगे तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज हुआ। यहाँ पर 2 बामर सीरीज के लिए करें और यहाँ पर 3 लिखे, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। मतलब जो फर्स्ट लाइन है वो जो भी सीरीज है उसका नेक्स्ट नंबर है, सेकंड लाइन है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर है। मैक्सिमम पूछा है तो जो सीरीज है उसका नेक्स्ट नंबर ही आएगा। यहाँ पर मिनिमम है तो फॉर द मिनिमम वेवलेंथ सभी के लिए n इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर हमें इसका लेमड़ा मिनिमम वेवलेंथ करनी है तो n इज इक्वल टू इंफिनिटी रखो। जो भी सीरीज है उसकी हमें मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। मिनिमम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। तो यहाँ से एक स्टेप याद रखो कि जो भी हमें वेवलेंथ मैक्सिमम मिलती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम, एज ए वेवलेंथ मिनिमम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम। क्वेश्चन कोई भी तरह से पूछे जो बेसिक है वो याद करो, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को ट्रीट करो। तो मैं पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम वेवलेंथ, और मिनिमम वेवलेंथ कब मिलती है? बाय चूजिंग n इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो उसको ऐसा ट्रीट करो, हर बार ऐसे सोचो। फिर जो भी सीरीज है उसमें हमने बोला था कि लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन, बामर सीरीज इन विजिबल रीजन, रेस्ट ऑफ 3 पास्चर, ब्रैकेट एंड फंड इज इन इंफ्रारेड रीजन। उसमें भी अगर हमें इसको डिस्टिंग्विश करना है देन पास्चर सीरीज बोलेंगे ऐसे नियर इंफ्रारेड, फिर ब्रैकेट इंफ्रारेड में और फंड फार इंफ्रारेड में बोल देंगे। बाकी ये तीनों है वो कॉमनली इंफ्रारेड सीरीज में हम बोल देंगे। तो ये हुआ ऐसे सीरीज के लिए जिसमें हमें वेवलेंथ भी मिलेगी। अगर इसका यूज करो और इसकी वैल्यू भी है 1.09737 और यूनिट इसका मीटर इनवर्स। कई बार रीडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट पूछते, डायमेंशन फॉर्मूला पूछते कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट, तो बोलते हैं इट इज L-1। बाकी ये तो पूरा नंबर है, वेवलेंथ एंड R इनवर्स है इसलिए मीटर इनवर्स L-1। तो कई बार ऐसे MCQ में सिर्फ ऐसा पूछेंगे व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ रीडबर्ग कांस्टेंट, तो उसका यूनिट याद होना चाहिए, डायमेंशन हो जाएगा इसका। उसकी वैल्यू याद रखें कि 1.09737 कई बार वैल्यूज हम रखेंगे, कई बार उसकी इक्वेशंस हमें रिक्वायरमेंट है जिसके हमने न्यूमेरिकल्स कर दिए ऑलरेडी। तो ये हुआ सभी सीरीज का एक कॉमन इक्वेशन कि f
नंबर ऑफ सीरीज दिखाएगा, n जो है वो ऐसे लाइन दिखाएगा। फिर हमने यहाँ से ही आगे कर दिया कि ऐसे जो भी एटम है हमारा उसकी काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन एंड टोटल एनर्जी की इक्वेशन। तब अगर हम यहाँ पर ऐसा बोल दें कि काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन हमने की है स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये रन करके रखो। तब हमें अगर ऐसा पूछे व्हाट इज द टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी है उतनी टोटल एनर्जी बट नेगेटिव, मतलब माइनस स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो जितनी काइनेटिक है उतनी ही डबल बट नेगेटिव -2k। दैट्स व्हाई इट इज स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इन बिटवीन एक ये भी इक्वेशन लर्न करके रखो। फिर अब जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, चलो ये हमने बोल दिया हमारा एटम पॉजिटिव चार्ज, और कोई भी ऐसी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दिस इज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, और एट एनी पॉइंट वेलोसिटी या फिर मोमेंटम अलॉन्ग विद द टेंजेंट रोड, और ये हमारा न्यूक्लियस का चार्ज Z ही। तब हमने उसकी एक रेडियस की इक्वेशन भी की है कि R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई Z स्क्वायर m। Therefore we can say R proportional to n square upon Z। इससे रिलेटेड मैक्सिमम MCQs बनते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम है देन कंसीडर Z इज इक्वल टू 1। बाकी जो भी नंबर दिए उस हिसाब से हमें कोई भी ऐसे ऑर्बिट की रेडियस मिल सकती है। तो तुम्हें कोई भी एक रेफरेंस दिया होगा, बाकी का पूछा होगा ऐसे कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस सो है, तो बाकी की रेडियस क्या होगा, तो कोई भी नंबर की तुम्हें देंगे, तो बाय टेकिंग द रेशियो हमें उसकी रेडियस मिल जाएगी। फिर ऐसे कोई भी हाइड्रोजन की जगह पर कोई और एटम दे रखा है, तो फिर यहाँ से करो n स्क्वायर अपॉन z। बाय सेम वे टोटल एनर्जी हमारे पास है, उसकी इक्वेशन है कि माइनस z स्क्वायर e रेज़ टू 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। Therefore we can say energy, total energy is proportional to z square upon n square। और इसी से रिलेटेड हमने कर दिया है कि अगर तुम z को as it is ही रखो और n स्क्वायर को as it is ही रखो, तो बाकी की जो वैल्यू है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। Therefore the general equation for the total energy is minus z square 13.6 upon n square electron volt। for hydrogen atom तो हमारे पास 1 है, z is equal to 1, तो हो जाएगा minus 13.6 upon n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी एक टोटल एनर्जी की इक्वेशन, रेडियस की जनरल इक्वेशन, उसका एक ये अलग शॉर्ट फॉर्म कि बाकी सब कांस्टेंट है, तो हाउ कैन वी ट्रीट इट। अगर कोई भी ऐसे अलग एटम दे रखा है तो इसको यहाँ से ट्रीट करो, बाकी की तो वैल्यू फिक्स है, और यहाँ से हमने उसके ऐसे एक्साइटेशन एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल किए हैं, तो उसके एनर्जी लेवल्स अगर तुम्हें इसका कितने हमने किया अभी बाकी है थोड़ा, तो इसका अगर ऐसा स्क्रीनशॉट लेना है तो तुम ले सकते हो। अब यहाँ से अगर हम आगे सोचे तो एनर्जी लेवल्स हमने सोचे हैं, ये n इज इक्वल टू 1 जिसकी एनर्जी है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको बोलेंगे ग्राम स्टेट। ऐसे ही ये n इज इक्वल टू 2 और मिलेगा हमें वहां से कि उसकी एनर्जी की इक्वेशन हमारे पास है माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, तो ये हो जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
n इज इक्वल टू 3 के लिए और -1.5 अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो तो तुम यहाँ पर रखो, एक दो वैल्यू से अलग करके रखो, ये ग्राउंड स्टेट हुआ। बाकी जितने भी n इज इक्वल टू 4 5 6 ऐसे n इज इक्वल टू इंफिनिटी हो गया, ये हो गया 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बाकी के जितने भी स्टेट है उसको बोलते हैं हम एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये हो गया हमारा सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो हमने एक्साइटेड के लिए बोला था, ऐसा कभी भी इससे रिलेटेड अगर सोचे तो भी मैक्सिमम एमसीक्यूज बनते हैं कि जिसमें बोलेंगे कैलकुलेट एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। Whenever electron jump from third excited state to the ground state, तो थर्ड एक्साइटेड, तो थर्ड का 3 तो हुआ, एक्साइटेड के लिए +1 कर दो, मतलब कहाँ से आएगा 4 टू द फर्स्ट, ऐसे। तो ये हो गया हमारा थर्ड एक्साइटेड। तो थर्ड एक्साइटेड मतलब 4 ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट है ग्राउंड स्टेट के लिए। तो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस ले लो, वो मिलेगा एनर्जी एमिटेड, यहां से हो जाएगा। फिर अगर एनर्जी मिल गई तो एनर्जी की इक्वेशन फ्रीक्वेंसी के साथ है h न्यू, न्यू इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगर वेवलेंथ चाहिए तो एनर्जी जो भी मिले डिफरेंस में फिर hc अपॉन लैम्डा कर दो, बिकॉज c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो फिर हमें उसकी वेवलेंथ भी मिल जाएगी, मतलब वेवलेंथ पूछे या फ्रीक्वेंसी पूछी या डिफरेंस ऑफ एनर्जी, तो यहाँ से मैक्सिमम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। कोई भी स्टेट में से कोई भी स्टेट में ट्रांजिशन हो सकता है। अब वापस इसी में अगर हम सीरीज याद करें तब हमें इसका लोअर स्टेट चूज करना है। मतलब अगर ऐसा पूछा कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट, तो थर्ड में से फर्स्ट में, तो फर्स्ट हमारा लोअर ऑर्बिट हुआ और फर्स्ट रिलेटेड विद द लाइमन सीरीज। तो ऐसा पूछेंगे कई बार कि व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट द रेडिएशन एमिटेड विथ व्हिच सीरीज, तो सीरीज हुई हमारी लाइमन सीरीज। चलो उसमें से कौन सी लाइन, तो थर्ड से फर्स्ट हुआ, तो ये यहां से यहाँ हुआ, तो फर्स्ट लाइन थर्ड से फर्स्ट हुआ, मतलब सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज। ऐसा पूछेंगे कैसे सेकंड लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज से कोरस्पॉन्डिंग वेव्स जो है रेडिएशन से वो एमिट हुए। इसका उल्टा अगर हम एनर्जी सप्लाई करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम लोअर टू द हायर। अब इसमें ऐसा हुआ कि इट्स जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट, तो सेकंड से थर्ड जा रहा है, तो भी हमें उसका लोअर स्टेट चूज करना है, सेकंड कोरस्पॉन्डिंग टू द बामर सीरीज। अब बामर सीरीज से रिलेटेड जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा उसमें भी कौन सी लाइन, तो यहाँ हो गया, ये तो फर्स्ट लाइन हुई, तो बोलेंगे द रेडिएशन एब्जॉर्ब कोरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामर सीरीज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में बन सकते हैं, तुम अपनी तरह से भी क्वेश्चंस बना सकते हो। वैसे कि जो भी तुम्हारे दिमाग में जो भी नंबर आया वहां से कोई भी नंबर में ट्रांजिट कर रहा है तो उससे रिलेटेड तुम्हें डिफरेंस ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, एक डिफरेंस ऑफ एनर्जी मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सेकंड उससे रिलेटेड वेवलेंथ मिल जाएगी, थर्ड फिर जो भी तुमने लोअर स्टेट बोला है उससे रिलेटेड उसकी सीरीज मिलेगी, कौन सी सीरीज, उसमें भी कौन सी लाइन, तुमने कौन सा नंबर चूज किया उस हिसाब से लाइन भी चूज कर दो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड बन सकते हैं। अब इसे में हमने आगे किया था एज ए एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर ही कर दिया एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब कि अगर कोई भी स्टेट में से हमें उसको दूसरे स्टेट में ले जाना है तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड
एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर ऐसा बोला कि ग्राउंड स्टेट टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, व्हाट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल फॉर द ग्राउंड स्टेट टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट टू द थर्ड एक्साइटेड मतलब n is equal to 4। दोनों की एनर्जी हमें इस इक्वेशन से मिलेगी। उसका डिफरेंस ले लो, पॉजिटिव डिफरेंस लेना है उसमें। जो भी आंसर आएगा बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको बोलेंगे एनर्जी। इट इज एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछे तो ई निकाल दो, दैट इज द एक्साइटेशन पोटेंशियल। तब कोई भी लेवल में से दूसरे लेवल में पूछा होगा, दो लेवल का इस इक्वेशन से एनर्जी डिफरेंस निकाल दो तो एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी से हमें उसका पोटेंशियल भी मिलेगा। अब बोला है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन जो पोटेंशियल है मतलब जो स्टेट है, जो ऑर्बिट है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को हमें नॉकआउट करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे बाहर भेज देना है। तब बोलेंगे कि व्हाट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड की एनर्जी वही पॉजिटिव टर्म्स में हो गई द आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड की एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस वही पॉजिटिव ले लो फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी, और उसका पोटेंशियल हो गया 3.4 वोल्ट, दैट इज द आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन में याद रखो कि जिस लेवल पे है बस वही पॉजिटिव टर्म्स में एनर्जी और वही उसका पोटेंशियल। एक्साइटेशन के अंदर तुम्हें उसका डिफरेंस लेना है, और अगर डिफरेंस हुआ तो बहुत सारी चीजें मिल सकती है, फिर फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फिर उसकी वेवलेंथ मिल सकती है, जो भी है वो ऐसे मिल जाएगा। तो ये जो हुआ एक्साइटेशन है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर जो भी ऐसे नील बोर, तो नील बोर ने ऐसे हाइपोथेसिस में हमने ये सब कुछ यूज किया है, तो उसने एक हाइपोथेसिस दिया है, और वो याद करो कि पोस्टुलेट बोलो कि हाइपोथेसिस ऑफ नील बोर। फर्स्ट हाइपोथेसिस तो उसने बोल दिया कि व्हाटएवर द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, दिस ऑल आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, and during the revolution stationary orbit electron does not emit energy। तो जो भी इसका प्रॉब्लम्स था ऐसे सर्कुलर पाथ का वो सॉल्व हो गया। फिर से अगर हम फर्स्ट पोस्टुलेट याद करें फॉर द नील बोर, देन इलेक्ट्रॉन्स जो भी ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है डिपेंड ऑन द एनर्जी, इट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, और ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डज नॉट emit एनर्जी। फिर सेकंड कि जो भी ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं उसका एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जिसको L बोलेंगे, which is mvr, which is equal to integral multiple of h upon 2 pi। h/2 जो है उसको हम h कट भी कई बार ऐसे कई बुक के अंदर लिखा होता है कि h कट, तो याद करो कि h कट इज h/2 पाई। h कट मतलब h को कट नहीं कर देना, कैंसिल नहीं करना, इस लाइन को बोलते हैं ऐसे कट, h कट। h कट इज h/2 पाई। तो कई बार ऐसा बुक्स में लिखा हो तो तुम्हें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। h कट इज h/2 पाई, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h कट या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, दोनों सेम है। सिर्फ इसको ऐसे शॉर्ट आउट करके लिखा हुआ है h कट। कई बार ऐसे देखोगे रेफरेंस बुक के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसे ही लिखा होता है, लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाए तो कुछ नया आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए ये हो गया ऐसे h कट मतलब h/2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिट L इज इक्वल टू mvr। फिर जैसे इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में ट्रांजिट करता है तो वो एनर्जी एमिट करेगा, डिफरेंस ऑफ दैट एनर्जी लेवल, और अगर एब्जॉर्ब करेगा तो लोअर से हायर ट्रांजिट करता है। अब जो भी है वो नील बोर ने बोल दिया कि नील बोर हैज सक्सेसफुली एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द एटम
लेकिन उसकी भी बहुत सारी लिमिटेशंस हमने कर रखी है कि वो ऐसे उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर हमें बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिलती है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस आर नॉट एक्सप्लेन बाय द नील बोर। तो ऐसे हमने उसकी बहुत सारी ऐसे लिमिटेशंस भी कर रखी है, तो वो भी ऐसे याद करनी है हमें। अब लास्ट में अगर हम देखें तो जो भी ऐसे बहुत सारे हमने जनरल फॉर्मूलाज इससे रिलेटेड कर दिए, तब एक लास्ट जो है वो डी ब्रोगली से रिलेटेड ये इसने प्रूफ भी किया। तो प्रूफ कर दिया उसने ऐसे mvr से, मतलब जो भी उसकी स्पीड है और उसमें बोल दिया कि सर्कुलर है तो वो हो जाता है 2πr। तो 2πr इज इक्वल टू n लेमडा, ये जो बोला था वो डी ब्रोगली ने, और उससे लेमडा मतलब h/p, दिस इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ, और p इज mv, इट इज nh/mv बोलते हैं। अब इसको क्रॉस कर दो तो mvr nh/2π एंगुलर मोमेंटम, उसमें जो भी ऐसा हाइपोथेसिस किया था वो प्रूफ हो गया। अब इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा चीज करते हैं कि जो वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हम बोलते हैं कि नीट और जेईई लेवल पर कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं फॉर एक्सरे। तो एक्सरे से रिलेटेड बस इतना ही हमें करना है इसमें कि रिलेटेड विद एक्सरे जो z है, जहां पर भी z है उसकी जगह पर हमें लेना है z-1, उसकी पूरी प्रोसेस है एक्सरे एमिशन की, जिसमें आता है z-1। लेकिन तुम्हें डायरेक्ट इसको लर्न करना है, तो इक्वेशन ऑफ द एनर्जी हो जाएगी z-1 होल स्क्वायर, रेडियस हो जाएगा ऐसे z-1, जहां पर z है वहां पर z-1 एज्यूम कर लो। और अब वेवलेंथ की इक्वेशन, अगर हम जनरल फार्मूला अगर वेवलेंथ का बोले अगर एक्सरे से पहले, तो वो होता है ऐसे z² r होगा, और फिर होगा 1/m² माइनस 1/n²। लेकिन अब एक्सरे से रिलेटेड बोलो तो 1/λ इज इक्वल टू z-2 into r, फिर 1/m² माइनस 1/n²। और एक्सरे से रिलेटेड हम बोलते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सब इसकी ऑर्बिट्स है, हम सेल के लिए बोलते हैं L M N सेल। फर्स्ट ऑर्बिट मतलब L, सेकंड मतलब M, थर्ड मतलब N। तो अगर कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन सेकंड में से फर्स्ट में आया, सॉरी कि L M N होता है, तो अगर ऐसे सेकंड में से फर्स्ट में आया तो वो होता है K अल्फा, क्योंकि हमें पता है लोअर वाला हमें चूज करना, कहां से आया फर्स्ट में से, तो वो अल्फा होता है। ऐसे थर्ड में से सेकंड में आया तो उसको बोलते हैं K बीटा। वैसे यहाँ पर ऐसा बोले कि फॉर K अल्फा एक्सरे, तो K अल्फा एक्सरे के लिए तुम्हें ऐसे चूज करना है कि m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट में। ऐसे ही K बीटा एक्सरे के लिए तो m इज इक्वल टू 1, K मतलब फर्स्ट, उसकी ऑर्बिट तो हुई तो फर्स्ट में तो आ ही रहा है, कहां से थर्ड में से, देन n इज इक्वल टू 3, इट इज कॉल्ड K बीटा एक्सरे। ऐसे L अल्फा भी हो सकता है, तो L अल्फा मतलब 3 से 2, इट इज L अल्फा, 4 से 2 L बीटा। लेकिन एक्सरे के लिए बस इतना याद करो कि z² की जगह पर z-1 होल स्क्वायर करना है। तो इसकी जो एनर्जी की इक्वेशन है यहाँ पे लिखो, एनर्जी की इक्वेशन, तो बस z की जगह पर z-1 होल स्क्वायर कर दो, तो माइनस z-1 होल स्क्वायर 13.6/n² electron volt. This is the general equation for the energy of the X-ray. तो ये एक्स्ट्रा के लिए अगर ऐसा कई बार एक्सरे से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ये
बाकी सब हमारे जनरल फॉर्मूला तो है। इतने इक्वेशंस है।